स्वागत है आपका एक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और आज हमारे साथ मौजूद है नई विनफास्ट की MPV7। ये भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली है और इस वीडियो में हम इसे एक्सपीरियंस करने आए हैं वियतनाम, विनफास्ट की होम कंट्री में। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में सब कुछ जो आपको जानने की ज़रूरत है। यह है एक ऑल इलेक्ट्रिक 7 सीटर MPV और ये लॉन्च होने वाली है तकरीबन 20 से 25 लाख के एक शोरूम प्राइस पे। पोजीशन होने वाली है VF6 और VF7 के बीच में और ये राइवल करेगी शायद किया क्लैरिस EV और BYD E-MAX 7 को। अब शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन और डायमेंशन से। अब ऑन पेपर इसका जो डायमेंशन है ये किया क्लैरिस EV से बड़ा है, बट जो XEV9S है उससे काफ़ी मेल खाता है और जो मैंने बताया BYD E-MAX 7 है उससे भी काफ़ी सिमिलर है। स्टाइलिंग की बात करें तो ये अब भी देखने में एक आइकॉनिक विनफास्ट का डिज़ाइन कैरी फॉरवर्ड कर दिया। आपको देखने के साथ पता चल जाएगा कि ये एक विनफास्ट है। फ्रंट में जो हेडलैम्प्स है वो सेम रैप अराउंड सीगल का जो स्लीक LED बार है वहाँ दिया गया है। हेडलैम्प्स दोनों ही साइड पे प्रोमिनेंटली दिए गए हैं। ये है प्रॉपर LED प्रोजेक्टर्स। लोअर डाउन आपको एक प्रोमिनेंट ब्लैक क्लैडिंग के साथ बम्पर दिया गया है। इसका एक जो स्लोपिंग बॉनेट लाइन के साथ साथ एक प्रोमिनेंट SUV प्रोफाइल भी दिखता है। काफ़ी हटके, काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन है। पर जब आप साइड में आओ तो यहाँ पे इसका जो प्रोफाइल है ये काफ़ी यूनिक है। आपको जो VF7 है उसका प्रोफाइल अगर अच्छा लगता है तो ये आपको शायद और ज़्यादा पसंद आएगा। फ्लैट रूफ लाइन है, टॉल गर्थ है, एक मैस्कुलिन अपीयरेंस इसको दिखता है। प्रोफाइल काफ़ी एक प्रॉपर SUV MPV का कॉम्बिनेशन ले आती है। आपको मिलते हैं 19 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पे टॉप स्पेक वेरिएंट में, जो काफ़ी मेल खाते हैं इसके डिज़ाइन के साथ। ऐसा नहीं लगता कि ये काफ़ी छोटे अलॉय व्हील्स है इतनी बड़ी SUV के सामने। सी पिलर काफ़ी इंप्रेसिव है। आपको मिलता है प्रॉपर कन्वेंशनल डोर हैंडल्स जो पॉपअप नहीं है। आपको कैसा पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप पीछे की ओर आओ तो यहाँ पे एक अपराइट टेलगेट आपको देखने मिलेगा। सेम जो विनफास्ट का डिज़ाइन ट्रेडमार्क है, जो LED बार पीछे की टेलगेट के ऊपर दिया गया है वो भी अब भी दिया गया है। व्हील जो विनफास्ट का लोगो है वो सेंटर में है। अपराइट टेलगेट के साथ साथ रैप अराउंड टेल लैंप्स दिए गए हैं। स्पोर्टी लुक ले आता है ये रूफ माउंटेड स्पॉइलर और ब्लैक क्लैडिंग डाउन बिलो। तो आपका क्या ख्याल है इसके डिज़ाइन के बारे में? क्या आपको ये प्रोफाइल पसंद है कंपेयर टू इसके राइवल्स? हमें आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब एक्सटीरियर के बाद चलिए आते हैं कैबिन की ओर। मैं आपको बता दूं कि ये है एक वियतनामी स्पेक कार। इंडियन स्पेक कार इससे अलग होगी। इसमें मैं बैठा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ बैठने के बाद ये जो स्टीयरिंग व्हील है, जैसा हमने एक्सपीरियंस किया था VF6 एंड VF7 में, उसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा छोटा है। कंपेरेटिवली आई एक्सपेक्टेड यहाँ पे थोड़ा स्टीयरिंग व्हील बड़ा होगा। बटन्स फेमिलियर है। लोगो जो सेंटर में दिया गया है वो फेमिलियर है। जो फेमिलियर नहीं है वो है लैक ऑफ ड्राइवर्स डिस्प्ले। यहाँ पे भी आपको ड्राइवर्स डिस्प्ले नहीं दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे एक 10.1 इंच के टच स्क्रीन पर। इंटरफेस सिंपल है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ वो नहीं दिए गए हैं कंफ्यूजन के लिए, बट यहाँ पे सारे कंट्रोल इसी के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं। काफ़ी लोगों को ये नहीं जमता, बट आपका क्या ओपिनियन है इस टच स्क्रीन इंटीग्रेटेड कंट्रोल के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद आते हैं सेंटर कंसोल में। ये एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल है क्योंकि ये है एक बॉन्ड EV। यहाँ पे आपको मिलता है कपल ऑफ कप होल्डर्स, निकनैक्स के लिए जगह। यहाँ पे वायरलेस चार्जर होना चाहिए था जो यहाँ नहीं दिया गया है। और आप यहाँ पे आते हो तो आपको मिलता है लार्ज अंडर आर्म स्टोरेज। नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है, USB भी दिए गए हैं। अब आते हैं सीट्स की ओर। ये है काफी लार्ज कंफर्टेबल सीट। लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ देखने मिलती है, बट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल या वेंटिलेशन नहीं दिया गया है। इंडियन स्पेक कार में शायद ये ऑफर किया जा सकता है। सीट्स काफी कंफर्टेबल है। विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है क्योंकि आप बैठे हो एक बड़ी MPV में। जो A पिलर है ज़्यादा थिक नहीं है। आपको जो स्लोपिंग बॉनेट लाइन का जो आपको विजिबिलिटी मिलता है ये भी काफ़ी बेटर है। हाँ, यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिया गया है। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं दिया गया है। इंडियन स्पेक कार शायद थोड़ी डिफरेंट हो सकती है जहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स मिले। बट ओवरऑल अगर आपको एक MPV के लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना है, दिस इज़ नॉट अ बैड प्लेस टू बी इन।
अब फ्रंट रो के बाद चलिए चलते हैं सेकेंड रो में। मैं बता दूं कि ये फ्रंट सीट्स मेरी ड्राइविंग सीट की पोजीशन के हिसाब से नहीं है। बैठने के लिए ये सीट हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है, बट बैठने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल आप बैठते हो, क्योंकि आपको मिलता है एक थिएटर सीटिंग पोजीशन जहाँ पे फ्रंट सीट थोड़ी नीचे दी गई है, आप थोड़ा ऊपर बैठते हो तो विजिबिलिटी काफ़ी बेटर मिलती है। इवन ये जो विंडो लाइन है ये काफ़ी बड़ी है, दरवाज़ा काफ़ी चौड़ा है, तो आपको यहाँ पे एक सेंस ऑफ स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं सीट की। यहाँ पे 3 लोगों को बिठाना शायद थोड़ा टाइट हो सकता है। यहाँ पे अगर कैप्टन सीट होती तो भी काफ़ी चिपक के होती, तो 2 लोगों के लिए यहाँ पे कंफर्टेबल स्पेस है, 3 लोगों के लिए शायद नहीं। सनरूफ नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे जो एयर वेंट्स है सेंटर में दिए गए हैं। सेपरेट जोन नहीं यहाँ पे मिलता, बट क्योंकि ये है एक BEV या बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी नीचे प्लेस की गई है, तो नी अप पोजिशन आपको शायद थोड़ा फील होगा। आप टक इन कर सकते हो पैर फ्रंट सीट्स के नीचे। VF6 सेकेंड रो के लिए नहीं बनी, VF7 शायद थोड़ी बेटर है, बट ये जो MPV7 है ये सेकेंड रो एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर दे रही है। हालांकि मैं अब भी कहता हूँ कि ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। थर्ड रो कैसा है चलिए चेक करते हैं। अब थर्ड रो में जाने के लिए आपको वन टच टम्बल फंक्शन दिया गया है। बैठने के लिए आपको थोड़ा कष्ट होगा, बट स्पेस काफ़ी है यहाँ पर। बैठने के बाद एक सरप्राइज जो मुझे लगा वो ये था कि थर्ड रो में यूजुअली ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता। अब ये थर्ड रो के लिए सेकेंड रो सीट ऑल द वे रिक्लाइंड है, बट अब भी मेरे पास लेग रूम डिसेंट है। मैं टक इन कर सकता हूँ अपना पैर सीट के नीचे। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट मुझे पहले ही एक्सपेक्टेड नहीं था थर्ड रो के हिसाब से, जो यहाँ पे नहीं मिलता। बट ओवरऑल हेड रूम डिसेंट है। आई एम 5.5 और मुझे यहाँ पे डिसेंट हेड रूम मिल रहा है। शोल्डर रूम मेरे हिसाब से अगर 2 लोग बैठे तो थोड़ा टाइट फिट होगा। अब थर्ड रो के लिए आपको मिलता है कप होल्डर्स दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। रूफ माउंटेड एयर वेंट दिया गया है जिसका कंट्रोल भी रूफ पे दिया गया है, और ये विंडो जो थर्ड रो के लिए दी गई है ये आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया से थोड़ा बचाएगी। हाँ, यहाँ पे आपको रिक्लाइन फंक्शन दिया गया है थर्ड रो के लिए, बट अगेन ये ही सीटिंग है आपके थर्ड रो पैसेंजर के लिए, जो इतनी बुरी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और आखिर में हम आते हैं बूट स्पेस के लिए, और आपको यहाँ इलेक्ट्रिक टेलगेट तो नहीं दिया गया, बट जो अब न्यूमैटिक है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ऊपर खुलने के बाद आपको ये दिखने मिलेगा कि जो थर्ड रो अप होने के बाद आपको जो स्पेस मिल रहा है शायद वो 2 कैबिन साइज लगेज के लिए ही काफ़ी है, या कुछ बैग्स के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता। बट अगर आपको अपना घर मूव करना है तो ये थर्ड रो को फोल्ड कर दो, और ये काफ़ी एक डिसेंट कार्गो एरिया देता है आपको। और आखिर में आपको स्पेयर व्हील तो नहीं मिलता, बट पंक्चर रिपेयर किट दिया गया है। तो ये था MPV7 का इंटीरियर। अब हम चला रहे हैं ये MPV7 विनफास्ट के फैक्ट्री के टेस्ट ट्रैक पे। तो डेफिनेटली ये फर्स्ट इंप्रेशंस रोड इंप्रेशन से अलग होंगे, बट मैं स्पेसिफिकेशन पहले बता दूं। जब ये लॉन्च होगी तो आपको मिलेगा एक सिंगल बैटरी पैक, एक 60.1 किलोवाट कैपेसिटी का। ये पावर करेगा एक फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को, जिसका पावर आउटपुट है अराउंड 150 किलोवाट, जो होता है अराउंड 200 bhp, और टॉर्क आउटपुट है अराउंड 280 न्यूटन मीटर। विनफास्ट कहती है ये कार कर सकती है 0 to 100 इन अंडर 10 सेकेंड्स, जो एक्चुअली बिलीवेबल एट फर्स्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक है MPV 7 सीटर फैमिली का। बट पावर आउटपुट, इसका वेट और द वे इसका डायनामिक सेटअप किया गया है कि एक्चुअली थोड़ा बिलीवेबल लगता है। हमने सेम देखा था VF7 एंड VF6 में भी, दोनों ही कार काफ़ी डायनामिकली उम्दा है, और ये MPV7 में भी आपको देखने मिलता है। सस्पेंशन सेटअप, हाँ, यहाँ पे अब टेस्ट ट्रैक के परफेक्ट रोड सरफेस पे हम नहीं बता पाएंगे, बट इंडियन रोड कंडीशंस के लिए उसे डेफिनेटली ट्यून किया जाएगा। स्टीयरिंग भी हमने जैसे देखा विनफास्ट की कार्स में काफ़ी प्रिसाइज है, लाइट है, ईजी टू कंट्रोल है। ओवरऑल डायनामिक्स भी एक कार का काफ़ी अच्छा लगता है। फील नहीं होता कि इतने आप बड़ी कार चला रहे हो, पर जो डायनामिक्स है काफ़ी स्पोर्टी फील होता है। उसके अलावा आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। मैं चला रहा हूँ सबसे स्पोर्टी वर्जन में, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। रीजन सेटिंग भी आपको मिलता है अराउंड 4, 0, 1, 2 एंड 3, बट हाईएस्ट सेटिंग में भी अब भी ये 1 पेडल सेटअप नहीं ऑफर कर रही। रेंज की बात करें तो MIDC साइकिल में ये अराउंड जाएगी 500 किलोमीटर्स क्लीन रेंज। NEDC साइकिल है अराउंड 450 किलोमीटर्स, बट रियलिस्टिक कंडीशन में मुझे लगता है ये जाएगी तकरीबन 380 से 400 किलोमीटर्स एक सिंगल चार्ज में, जो एक इस बैटरी कैपेसिटी और एक MPV के लिए गुड इनफ है। बट ओवरऑल इसका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है ये बेटर है
इसका जो पोजीशनिंग है ये काफ़ी अच्छा है और इसे चलाने में मज़ा तो डेफिनेटली आएगा। और ये इंडियन रोड्स पे कैसी होगी उसके लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब विनफास्ट लॉन्च करने वाले हैं इस MPV7 को इंडिया में मिडल ऑफ अप्रैल तक। इसका एक्सपेक्टेड प्राइसिंग मेरे हिसाब से होना चाहिए अराउंड 19 to 24 लाख रुपीस एक शोरूम। शायद 2 या 3 वर्जन्स हो सकते हैं और ये आएगी एज अ CKD जैसे VF6 एंड VF7 है इंडिया में ऑलरेडी। अब ये जब लॉन्च होगी तो ये एक फोर्थ एंट्रेंट होगी एक सेगमेंट में जहाँ पे ऑलरेडी 2 या 3 एस्टैब्लिश्ड राइवल है। जैसे मैंने आपको बताया किया की क्लैविस EV, देन है BYD E-MAX 7 और महिंद्रा की XEV 9S। तीनों ही कार ऑप्शंस दे रही है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन ले आती है एक प्रैक्टिकलिटी ऑफ MPV का और एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और काफ़ी सारे बायर्स इस सेगमेंट में एक प्रैक्टिकलिटी और EV का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। बट ये MPV7 क्या आपके हिसाब से पूरा कर रही है इस रिक्वायरमेंट को? क्या आपको लगता है इसका प्राइसिंग होना चाहिए? क्या स्पेसिफिकेशन या फीचर्स आपको चाहिए थे इसमें? और आपका कोई सवाल इस कार के रिलेटेड या फिर इस सेगमेंट में कोई और कार के रिलेटेड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन MPV7 के बारे में। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। मैं हूं बिलाल, लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।